सिनॉप्सिस राइटिंग और इसके लिए बुनियादी तौर पर जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। ये सिनॉप्सिस राइटिंग जो है ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ में या साइंसेस में एट एनी लेवल, एमएस, पीएचडी, आरबीएस लेवल। नाउ जनरली स्पीकिंग सिनॉप्सिस से हमारी मुराद क्या होती है कि बेसिकली ए ब्रीफ समरी और जनरल सर्वे ऑफ समथिंग। जिस चीज़ पे आपने काम करना है, जिस टॉपिक के ऊपर, जिस आइडिया के ऊपर, तो आपको पहले उसके बारे में कुछ एक समरी प्रिपेयर करनी है कि ये काम क्या है और इसमें क्या आप करना चाहते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन, ह्यूमैनिटीज़ or engineering, but essentially it is just a brief summary or the journal survey. Similarly, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक आउटलाइन होती है ऑफ द प्लॉट ऑफ सम फिल्म, प्ले या बुक। जैसे आप एक बुक लिखना चाहेंगे तो उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं हम कि इसके ये चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक्स आएंगे। तो ऑन दैट बेसिस सिमिलरली synopsis is like an outline of your project. If you are working in the area of a solar cell, let's say fabrication, तो आपको पहले प्लॉट पूरा यानी उसके बनाना पड़ेगा कि सोलर सेल तो किस सोलर सेल की कैटेगरी में काम करना है, सिलिकॉन बेस्ड करना है। अगर सिलिकॉन बेस्ड करना है तो एमॉर्फिस क्लास पे करना है या क्रिस्टलाइन पे करना है, एमॉर्फिस पे करना है तो फिर उसकी आगे फर्दर टाइप्स। सो you have to curtain yourself with the limitation because all the synapses जो हैं, ये जो आपने स्टडी टेक ओवर करनी है, चाहे बीएस हो, एमएस हो, पीएचडी हो, इट इज़ टाइम बाउंड। ये स्पेसिफिक टाइम बाउंड है, तो विद इन दैट टाइम आपने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि synopsis is a brief summary that gives an idea of what a composition is about. It provides an overview of the storyline or main points and other defining factors of the work, which may include style, genre, person, character of note, setting, and so on. Now, this is highly generalized and very, very, the trivial way to get the idea about the synopsis. ये जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज हैं वहाँ बहुत हद तक ये डेफिनेशन कैटर करती है, बट साइंसेज में, इंजीनियरिंग में हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो हमारा एरिया होता है या कोई प्रोडक्ट होता है या कोई प्रोसेस होता है जिस पे हमने काम करना होता है, तो इनफैक्ट उसके बारे में हमें इसको लिखना पड़ता है। सो एकेडमिक सिनॉप्सिस जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू स्पेंड यू नो in the beginning of your research, if you spend quite good amount of time, तो आपका बहुत हद तक जो आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपको अपने काम की समझ आ जाती है। सो व्हेन later on when you will present your result in the form of thesis and in the seminar, then you will be in a better position to defend them. So in academic NERMI is a short systematic outline of your proposed research work, और इसके जो फ़ायदे हैं, it serves to ensure that your supervisor gets a clear picture of your proposed project and allows him or her to spot whether there are gaps or things that you have not taken into the account. तो बेसिकली आपने वो आउटलाइन बनाकर अपने सुपरवाइजर से बैठ के डिस्कस करना है और वो उसको एज एक्सपर्ट उसको ओवरव्यू करेगा, और इफ़ ही suggests some changes, then you do it and then you start on the working on this thing. So your synopsis will work as a kind of protocol for your further steps you need to take to ensure that your thesis reaches the required academic level and that you finish on time. So again, this is very very crucial कि ये आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं, आपके इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती है जो कि आपको
पहले टाइम से ही इसमें आपको बाउंड होना पड़ता है। अब हम ज़रा देखते हैं कि स्टेप्स इन राइटिंग सिनॉप्सिस में जनरली क्या क्या हो सकते हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डोमेन, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड इंजीनियरिंग। सम ऑफ दीज टॉपिक्स में भी किसी एक जगह मिसिंग हो, बट ओवरऑल सबका एसेंस सेम ही है। Number one, title of research topic, introduction, statement of problems, review of literature, significance of research, objective of research, scope and limitations, research method and approaches, time duration, of course, the tools or techniques uh, which you will use to support your conclusion, and find the references. ये की इसके अंदर जो है इसमें स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहले हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें जो पीछे जो पैरामीटर्स हैं, इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, एंड दैट इज एक्चुअली द appropriate title of your research, your topic. So if you get the idea, and if you're clear about your topic or research in the beginning, then obviously आपके लिए बाकी काम करना सारा आसान हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना टाइटल और टेंटेटिव एरिया जो है उसको सुपरवाइज़र की मदद से हेल्प करना सॉल्व करना पड़ता है। सो जो टाइटल ऑफ आपका जो रिसर्च है, दैट शुड बी, बिकॉज इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसने आपकी जो सोच है, आपकी जो डायरेक्शन है, उसको वो एक उस पर डिपेंड करता है। तो इट शुड बी फोकस होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और कैची होना चाहिए, इट शुड बी अट्रैक्टिव, ताकि उसको आप ये भी इंटरेस्ट का बायस बने। जब वो आपको डिसाइड हो गया, आपके टॉपिक आपने लेट्स से आपने कर लिया कि यू आर गोइंग टू मेक ए न्यू क्लास ऑफ लेट्स से द हाइब्रिड पॉलीमर्स, then next the introduction। इसी सिनॉप्सिस के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने ये चीज़ें बीच में 3 पैराग्राफ के अंदर आमतौर पर लिखे जाते हैं, और इंट्रोडक्शन कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 800 to 1000 words, that why you choose this thing, व्हाट इज़ द रैशनल, ये आइडिया इसके पीछे आपका कोई साइंटिफिक कंसेप्ट है, क्या चीज़ है, किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको बेस बना के आप इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, एंड व्हाट इज़ एक्चुअली द मोटिवेशन। So these three things, they are generally are the part of introduction, and the first three जो पैराग्राफ होते हैं वो इसी के अंदर ही उसको समराइज किया जाता है। then जब ये चीज़ें हमने लिख दी हैं, तो आगे नेक्स्ट फिर हमें नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आप अलग हेडिंग भी दे सकते हैं। हमें जो पास्ट में वर्क हुआ उसी काम के ऊपर, वर्क हैज़ बीन डन पास्ट, लिटरेचर जिसको कहते हैं, उसको आपने हाईलाइट करना, उस पर फोकस करना होता है। सो तो पास्ट वर्क और फिर उसके बाद जो लेटेस्ट वर्क है और उनमें क्या गैप है, और वो जो गैप है वो आप कैसे फिल करोगे। सो अगेन इट डिपेंड्स on your project, but roughly it is a 2 pages review of, and this is strongly supported with references। जब ये सारा चीज़ आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आगे वहाँ पर नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी आप बुनियादी तौर पर इस रिसर्च में किस इशू को एड्रेस करना चाह रहे हैं। अगर आप बैटरीज पे काम करना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज़ द एक्चुअली द बैटरीज आर ऑलरेडी इन द मार्केट में हैं, बट उनमें जो इश्यूज़ हैं, जैसे उनकी स्टेबिलिटी का है, उनकी कॉस्ट का है, उनकी लाइफ साइकिल का है, वट एवर इट में भी, तो वो अगर आपके माइंड में वो है, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर आप उसको बनाकर यहाँ लिखेंगे। सो व्हेन यू आइडेंटिफाई द मिसिंग लिंक्स, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इमर्ज हो जाता है पीछे जो लिटरेचर रिव्यू में। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम, फिर उसकी जो जनरली जो उसी से रिलेटेड आपके काम से रिलेटेड जो उसकी सिग्निफिकेंस है, वो फिर वहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम इज रफली, इट्स नॉट मोर देन द पेज, appropriately the paragraph should be okay, 50 plus words। Now the next important thing is objectives of your research. This is very crucial।
पहले दिन से ही आपने सुपरवाइज़र जो भी आपका मेंटर है उसके साथ बैठ के आपने ऑब्जेक्टिव तय करने हैं कि मैंने अगर सिंथेसिस पॉलीमर्स की करनी है तो इसके अंदर कितनी स्कीम्स मैंने इस्तेमाल ट्राई करनी है, यानी जिनमें काम करना है, 3 करनी है, 2 करनी है, 4 करनी है, whatever it may be. So that should be, the very first day you should have clear. If अगर आपका काम आप एफिशिएंट हैं, जल्दी हो जाता है, तो मिनिमम जो आपने 3 रखे हुए हैं, तो अगर बाद में अगर पास टाइम भी है, यू कैन गो अप 5-6. लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपने जो उसको वहाँ पर मेंशन करना है, वो अचीवेबल हो। ये नहीं कि मैंने इतना काम करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 50 मैंने बनाने हैं जो कि, और फिर क्या वो फोकस्ड हैं भी हैं और टाइम बाउंड है भी या नहीं है। आपके 2 सेमेस्टर की स्टडी है एमएस की, एंड यू आर वेरी enthusiastic कि मैंने 100 कंपाउंड्स बनाने हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो डोंट गो ऑन दैट साइड, बी रियलिस्टिक, और उसके ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो आप उसको आइडेंटिफाई करें जो अचीवेबल हों। इन द स्कोप एंड लिमिटेशन, स्कोप मीन के एप्लीकेशंस और सैम्पलिंग और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है जो आप डेवलप कर रहे हैं, टाइम, और फिर इसी से लिमिटेशंस आपके इस अपने आप को जो स्टडी इसको आपने लिमिटाइज भी करना है। ये नहीं कि उसकी यू नो यू हैव टू ड्रा सर्टेन बाउंड्रीज, और उससे बाहर ज़्यादा बिकॉज टाइम बाउंड है तो वो आपके लिए इशू बनेगा, ताकि जल्दी से आप रैप अप करके रिजल्ट्स कंपाइल कर सकें। एंड द नेक्स्ट इज रिसर्च मेथड्स एंड अप्रोचेस, इसको हम एक्सपेरिमेंटल सेक्शंस कहते हैं, जिसमें आप की फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करेंगे, डाटा कलेक्शन अगर आपने करनी है वो कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन। सो इन साइंस में ज़्यादातर, इंजीनियरिंग में वी हैव द मशीन्स, instruments, XRD, NMR, FTR, so we actually these things, and then we have the synthetic protocol जिनको हम इसमें मुख्तलिफ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। टाइम ड्यूरेशन, बिकॉज अगेन द सिनॉप्सिस के अंदर हमें क्लियरली डिफाइन करना है कि कितने टाइम पे आपने 2 माह में आपने क्या काम करना है, अगले 2 माह में क्या करना है, फिर नेक्स्ट 2 माह पूरा आपका टाइम फ्रेम टाइम उसमें वो स्प्लिट होना चाहिए, और एक ब्रेकअप होना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसके अंदर आपके पास वो रिफ्लेक्ट हो, और आप सुपरवाइजर से आपकी मीटिंग हो और वो डिस्कस करें कि आप कैसे का टाइम कहाँ पर आप किस स्टेज पर हैं।